पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमें दिखाया गया था कि योनवू टेहा को किस कर लेती है और एपिसोड 4 की शुरुआत यहीं से होती है। इस किस के वजह से टेहा के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ जाती है और टेहा घबरा जाता है। वो योनवू को साइड में करने के लिए अपने सिर से योनवू के सिर को मार देता है और योनवू जो अभी भी नशे में है वो खुद चल के अपने बेडरूम में जाकर सो जाती है। लेकिन टेहा इस किस के वजह से रात भर सो नहीं पाता। टेहा जब भी अपनी आंखें बंद करता है तो उसके सामने योनवू का चेहरा, योनवू की किस आ जाती है और टेहा बेचैन हो जाता है। अगली सुबह टेहा ऑफिस के लिए छुप छुप के निकलता है क्योंकि वो योनवू को उठाना नहीं चाहता, वो योनवू को देखना नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने योनवू को देख लिया तो वो फिर से एक बार किस के बारे में सोचेगा और वो ऑकवर्ड हो जाएगा। लेकिन टेहा का प्लान फ्लॉप हो जाता है क्योंकि योनवू खुद उठकर नीचे आती है और टेहा से माफी मांगते हुए कहती है कि सॉरी, कल रात को मैंने जरा ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए मैंने ये हरकत कर दी। एक्चुअली मैं जब भी शराब पीती हूँ तो मुझे सबके साथ ये करने की आदत है। टेहा चिल्लाता है कि तुमने जो कल रात मेरे साथ किया वो तुम सबके साथ करती हो, ये कैसी आदत है। और टेहा शॉक होकर ऑफिस चला जाता है और योनवू कंफ्यूज होकर सोचती है कि टेहा इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रहा है। असल में योनवू को नशा चढ़ने पर उसे सबको अपने सिर से मारने की आदत होती है और उसे लगता है कि कल रात उसने टेहा को अपने सिर से मार दिया, जिस वजह से वो उससे माफी मांगने तो आई थी। लेकिन योनवू को ये याद नहीं होता कि उसने टेहा को किस किया है। यहाँ दादाजी के घर पे सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जब टेमिन अनाउंसमेंट करता है कि वो भी जल्द ही एसएच कॉर्पोरेशन में काम करने वाला है। हेरियोंग मजाक में टेमिन को पूछते हैं कि तुम काम करने वाले हो, वो भी कंपनी में जाकर, क्या इरादा है तुम्हारा, क्या तुम टेहा से कंपनी छीनने वाले हो। और टेमिन हंसते हुए कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, बहुत मजा आएगा। लेकिन ये मजाक दादाजी को पसंद नहीं आता। बाद में मिन टेमिन से अकेले में पूछती है कि तुमने आज सबके सामने ये क्या कह दिया कि तुम भी एसएच कॉर्पोरेशन में काम करने वाले हो। तो टेमिन कहता है कि तुमने ही मुझे कहा था ना कि अगर मुझे दादाजी के प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो मुझे काम करना होगा, तो ये उसी की तैयारी है। मिन बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऑफिस में काम करना है तो मेरे असिस्टेंट की हेल्प लो। और टेमिन कहता है कि मैं क्यों तुम्हारे असिस्टेंट की हेल्प लूं, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं किसके साथ मिलकर खेलना चाहता हूँ। यहाँ होंग टेहा को बोलता है कि मैंने रिसर्च किया है और मुझे लगता है कि योनवू को दिमाग की कोई बीमारी है, उसे कोई ब्रेन इंजरी है। योनवू को आर्ट पसंद होगा, उसे हिस्टोरिकल ड्रामास पसंद होंगे और एक दिन योनवू के सिर को चोट लग गई होगी, जिस वजह से उसे ये दो चीजें जो बहुत पसंद है वो मिक्सअप हो गई। इसलिए योनवू पुराने जमाने के लोगों की तरह बात करती है और उसे आर्ट का भी नॉलेज है। होंग की इन बातों की वजह से टेहा डिसाइड करता है कि वो योनवू का चेकअप करवाएगा और इसलिए वो योनवू को हॉस्पिटल में लेके आता है। चेकअप होने के बाद डॉक्टर टेहा को बताता है कि योनवू पूरी तरह से नॉर्मल है। हाँ, उसका बर्ताव अजीब है लेकिन उसका ब्रेन पूरी तरह से ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर फिर टेहा को पूछता है कि तुम्हारा दिल कैसा है, क्या वो अभी भी तेजी से धड़कता है। तो टेहा कहता है कि हाँ, आजकल बहुत तेजी से धड़कने लगा है। असल में टेहा ने नोटिस किया कि आजकल उसकी हार्ट बीट्स बहुत फास्ट हो गई है, जिस वजह से उसने चेकअप करवाया। लेकिन डॉक्टर को उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल लगी और डॉक्टर ने टेहा को सलाह दी कि हमें और टेस्ट तुम पे करनी होंगे, लेकिन टेहा ने ये करने से मना कर दिया। डॉक्टर टेहा को पूछता है कि जिस औरत की ब्रेन स्कैनिंग आज तुमने मुझसे करवाई, क्या वही औरत है जिसकी वजह से तुम्हारी दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती है। टेहा जल्दी से नहीं कह देता है और डॉक्टर की केबिन से बाहर आ जाता है। टेहा फिर होंग को कॉल करके बताता है कि कैसे योनवू का दिमाग ठीक है और वो होंग को कहता है कि योनवू जो बातें हमेशा बोलती है कि कैसे 19वीं सदी से आई है, कैसे उसके पापा राजा के लिए काम करते थे, इन बातों के बारे में जरा रिसर्च करो। टेहा और योनवू हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं जब एक बीमार औरत सामने से आती है और टेहा का हाथ पकड़ के कोलैप्स हो जाती है। योनवू जल्दी से डॉक्टर्स को बुलाती है और डॉक्टर्स इस औरत को लेके जाते हैं, लेकिन इस हादसे की वजह से टेहा की हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि जब टेहा की असली माँ बीमार थी तो उसे हॉस्पिटलाइज किया गया था। अचानक एक रात टेहा की मम्मी की हालत इतनी खराब हो गई कि वो कोलैप्स हो गई और मरने से पहले उसने टेहा का हाथ पकड़ लिया। हॉस्पिटल में आज जो सिचुएशन हुई उसके वजह से टेहा को अपनी मम्मी की याद आती है, उसकी मम्मी की मौत कैसे हुई थी ये याद आता है और टेहा को पैनिक अटैक आने लगता है। टेहा का सिर चकराने लगता है, उससे घुटन होती है लेकिन वो सांस नहीं ले पाता, वो पसीने से भीग जाता है और योनवू ये सिचुएशन देखकर बहुत शॉक हो जाती है। योनवू डॉक्टर्स को टेहा के लिए बुलाने वाली होती है लेकिन टेहा उसे ये करने से रोकता है और फिर योनवू खुद टेहा को शांत करने की कोशिश करती है। होंग फिर टेहा और योनवू को घर लेके आता है और टेहा की हालत अभी भी खराब होती है, इसलिए योनवू होंग को पूछती है कि टेहा को क्या हुआ है। होंग कहता है कि आजकल टेहा को बहुत स्ट्रेस है इसलिए उसे थकान हुई होगी, लेकिन योनवू इस बात से कन्विंस नहीं होती। असल में जब से योनवू ने टेहा की ये हालत देखी है तब से वो अपने 19वीं सदी के टेहा के बारे में सोच रही होती है। 19वीं सदी के टेहा को बचपन से ही हार्ट की प्रॉब्लम थी और इसी हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से उसकी मौत हो गई। और योनवू सोचती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि 2023 के टेहा को भी ऐसी ही हार्ट की प्रॉब्लम हो, क्या उसे ऐसी ही बीमारी हो सकती है। लेकिन योनवू खुद को रोकती है ये कहते हुए कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि मेरा टेहा और 2023 का टेहा दो अलग लोग हैं, इसलिए 2023 के टेहा को कुछ नहीं होगा। यहाँ ऑफिस में लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे आज टेहा हॉस्पिटल जाने के बाद हमारे
हमारे साथ मीटिंग करने वाला था, लेकिन उसने अचानक से मीटिंग कैंसिल कर दी और ये बात मिन के साथ काम करने वाला एक आदमी सुन लेता है। आदमी मिन को जाकर बताता है कि कैसे टेहा आज हॉस्पिटल गया और उसके बाद वो ऑफिस नहीं आया, उसने मीटिंग कैंसिल कर दी और शायद टेहा बहुत ज्यादा बीमार है। और मिन ये बात जानकर खुद टेहा के घर पे जाती है। योनवू दरवाजा खोलती है और मिन उसे कहती है कि मैंने आज सुना कि टेहा हॉस्पिटल गया था और अब वो घर पे ही होगा, इसलिए मैं उससे मिलना चाहती हूँ। योनवू बोलती है कि टेहा अब घर पे नहीं है, वो हॉस्पिटल में भी नहीं गया था और मैं पिछली बार ये बात नहीं कह पाई थी, लेकिन टेहा को तुम्हारा हमारे घर पे आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज के बाद तुम हमारे घर पे मत आओ। मिन हंसते हुए पूछती है कि तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? टेहा मेरा बेटा है। तो योनवू कहती है कि टेहा मेरा पति है और मेरा पति जो चाहे वही मैं करूंगी। मिन हंसते हुए कहती है कि अच्छा, टेहा तुम्हारा पति है, ठीक है, तुम दोनों ये नाटक कितने दिन कर सकते हो ये मुझे भी देखना है। और मिन वहां से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी असिस्टेंट को कहती है कि जल्दी से मेरे ससुर जी का बर्थडे गिफ्ट तैयार कर दो। अगली सुबह जब टेहा उठता है तो योनवू उसे कहती है कि होंग ने मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बताया कि कैसे तुम अपनी बातें अपने दिल में ही छुपा के रखते हो, जिस वजह से तुम्हें स्ट्रेस आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी बातें छुपा के नहीं रखनी चाहिए, तुम्हें ये बातें किसी से शेयर करनी चाहिए। टेहा बहुत रूडली योनवू को कहता है कि कल जो तुमने मेरी हेल्प की थी उसके लिए थैंक यू, लेकिन अब से तुम मेरी जिंदगी में इंटरफियर मत करो, मुझे क्या करना है मैं वो करूंगा, तुम मेरी चिंता मत करो। अगर तुम्हें किसी की चिंता करनी है तो तुम अपनी चिंता करो, क्योंकि मेरे दादाजी की बर्थडे पार्टी आ रही है और तुमने उसकी कोई तैयारी भी नहीं की है। योनवू इरिटेट होकर कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दादाजी की पार्टी में अच्छी एक्टिंग कर लूंगी, इनफैक्ट मैं तुम्हारी पूरी फैमिली के बारे में सीख लूंगी ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और टेहा कहता है कि अच्छा, तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में सीखना है तो मैं उसकी अरेंजमेंट कर दूंगा। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है कि होंग योनवू को टेहा की पूरी फैमिली हिस्ट्री पढ़ाता है और होंग योनवू को एक किताब देते हुए कहता है कि इस किताब में मैंने तुम्हारी और टेहा की पूरी झूठी स्टोरी लिखी है, तुम दोनों एक दूसरे से कैसे मिले, तुम दोनों को कैसे प्यार हुआ, तुम दोनों की शादी कैसे हुई, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस किताब में लिखी है और तुम्हें ये पूरी किताब याद करनी है। योनवू किताब पढ़ने के लिए नए जमाने के अल्फाबेट सीखती है, वो इस पूरे किताब को मेमोराइज कर लेती है और बाद में वो दादाजी के लिए स्पेशल बर्थडे गिफ्ट बनाती है, जो है एक एम्ब्रॉयडरी वाला रुमाल। यहाँ एसएच कॉर्पोरेशन की मीटिंग शुरू होती है और इस मीटिंग में डिस्कस किया जा रहा होता है कि एसएच कॉर्पोरेशन को कौन से ब्रांड के साथ काम करना चाहिए। टेहा और उसकी टीम चाहते हैं कि एसएच कॉर्पोरेशन मिदाम नाम के ब्रांड के साथ काम करे, लेकिन ये बात मिन और उसकी टीम को पसंद नहीं आती। मिन के टीम का एक आदमी कहता है कि मिदाम फेमस ब्रांड तो है, लेकिन वो पुराने जमाने के कपड़े बनाता है, आजकल कोई भी ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहनता, लोगों को लग्जरी ब्रांड्स पसंद है, उन्हें वेस्टर्न फैशन पसंद है और अगर हमने मिदाम के साथ काम किया तो हमारा रेप्यूटेशन खराब हो जाएगा। टेहा कहता है कि हम पुराने जमाने वाले कपड़े नहीं बेचने वाले, हम मिदाम की स्टाइल और एसएच कॉर्पोरेशन की स्टाइल को मिक्स करके यूनिक प्रोडक्ट्स बनाएंगे। मिदाम के पीछे बहुत लोग पड़े हैं, बहुत लोगों को उनके साथ काम करने में इंटरेस्ट है, लेकिन मिदाम ने सिर्फ एसएच कॉर्पोरेशन के साथ काम करने के लिए हाँ कह दिया है। इनफैक्ट हम हमारे न्यूयॉर्क के मॉल में मिदाम को उसका स्टोर खोल के देंगे, जिससे ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा। टेहा की इन बातों के वजह से मीटिंग में आए सारे लोग मिदाम के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मिन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। यहाँ टेहा का डॉक्टर टेहा के हार्ट के स्कैन्स फिर से एक बार चेक करता है और उसे कुछ अजीब दिखता है, जिस वजह से वो टेहा के दूसरे डॉक्टर, जिसने 5 साल पहले टेहा के ऊपर सर्जरी की थी, उसे ईमेल भेजता है। यहाँ मिन अपने ससुर जी के बर्थडे गिफ्ट से मिलने आती है और ये बर्थडे गिफ्ट होती है वनेसा, जो पहले टेहा से शादी करने वाली थी। वनेसा का असली नाम है हेयोंग और टेहा ने हेयोंग को बहुत सारे पैसे दिए थे झूठी शादी के लिए, लेकिन हेयोंग ने शादी होने से पहले ही टेहा को डिच कर दिया, जिसके बाद टेहा ने योनवू से शादी कर ली। मिन हेयोंग को एक पैसे से भरी हुई बैग देते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी और टेहा की कॉन्ट्रैक्ट शादी के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। हेयोंग मिन के साथ काम नहीं करना चाहती, लेकिन मिन उसे धमकाती है और हेयोंग के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। दादाजी की बर्थडे पार्टी वाला दिन आ जाता है और टेहा और योनवू दादाजी के घर पे आ जाते हैं। दादाजी के घर पे योनवू दादाजी की बेटी यानी हेरियोंग से मिलती है और हेरियोंग को देखकर योनवू शॉक हो जाती है, क्योंकि 19वीं सदी में हेरियोंग जैसे ही दिखने वाली औरत जिसका नाम है माचोन, उसे योनवू जानती थी। हेरियोंग योनवू को अपने बेटे जून से इंट्रोड्यूस करवाती है और जून को देखकर योनवू को और ज्यादा शॉक लग जाता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जून ने ही उसे मदद की थी। बाद में योनवू और जून अकेले में बात करते हैं और जून योनवू को कहता है कि जिस दिन हम मिले थे उस दिन मैं स्कूल बंक कर रहा था, इसलिए तुम किसी को भी बता नहीं सकती कि हम पहले कभी मिले हैं। और योनवू कहती है कि तुम भी किसी को नहीं बता सकते कि तुम मुझे पहले से जानते हो, और योनवू और जून की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है।
दादाजी की बर्थडे पार्टी का लंच शुरू होता है और दादाजी योनवू को कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि तुम्हें खाना पसंद आएगा या नहीं, लेकिन योनवू खाने को देखकर इतनी खुश हो जाती है क्योंकि ये सारे पुराने जमाने की डिशेस होती है। योंग कहती है कि वाह, तुम तो इटली में रहती हो, फिर भी तुम्हें ये सारी पुरानी डिशेस का नाम पता है। और दादाजी कहते हैं कि हमारे घर पे एक नई मेड आई है जिसे पुराने स्टाइल का खाना बहुत अच्छे से बनाने आता है। बातों बातों में मिन कह देती है कि योनवू, मैंने सुना है कि तुम अडॉप्टेड हो, तो क्या तुम तुम्हारी फैमिली के साथ टच में हो? योनवू इसका कोई जवाब नहीं दे पाती तो टेहा कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, अगर योनवू को उसकी फैमिली ढूंढनी है तो मैं उसे मदद कर दूंगा। लेकिन मिन कहती है कि नहीं नहीं योनवू, तुम मुझे बताओ कि तुम कौन से अडॉप्शन एजेंसी में थी, तुम कौन से अनाथ आश्रम में थी। मिन योनवू को बोलने के लिए प्रेशराइज कर रही होती है, लेकिन अचानक एक मेड खाना नीचे गिरा देती है जिस वजह से सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और योनवू पलटकर इस मेड की तरफ देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये मेड और कोई नहीं सावोल होती है। बाद में योनवू इस मेड का पीछा करती है और उसे पूछती है कि तुम सावोल ही हो ना, मुझे पता है कि तुम सावोल हो, मुझसे तुम झूठ मत बोलो। और सावोल योनवू की तरफ देखकर रोने लगती है और उसे गले लगाते हुए कहती है कि हाँ, मैं सावोल ही हूँ। योनवू सावोल को पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, क्या तुम भी मेरी तरह कुएं में गिर गई? सावोल कहती है कि मुझे तुम्हारी चप्पल कुएं की साइड में दिखी और मैं घबरा गई कि तुम कुएं के अंदर गिर गई हो, इसलिए मैं ऊपर से कुएं को देख ही रही थी, लेकिन अचानक इस कुएं में से एक लाइट आ गया और इस लाइट ने मुझे कुएं के अंदर खींच लिया। जब मेरी आँख खुली तो मैं इस दुनिया में आ गई थी और मुझे माचौन जैसी दिखने वाली औरत मिली जिसका पीछा करते हुए मैं यहाँ पे आ गई। बाद में मुझे पता चला कि माचौन जैसी दिखने वाली औरत का नाम हेरियोंग है और हेरियोंग टेहा की बुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं इसी घर में रह जाऊँ तो मैं टेहा से मिल पाऊंगी और तुमसे भी मिल पाऊंगी। योनवू इमोशनल होकर कहती है कि मैं यहाँ पे बहुत अकेला फील कर रही हूँ, मुझे कोई नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो सावोल उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, अब मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ, हम साथ में मिलकर फिर से एक बार 19वीं सदी में जाएंगे। योनवू बोलती है कि मुझे भी घर वापस जाना है, लेकिन हम वापस कैसे जाएंगे ये मुझे पता नहीं। और उनकी बातें यहीं पे रुक जाती है क्योंकि वहाँ पे टेमिन आ जाता है और सावोल योनवू को कहती है कि रात के 12 बजे मुझे यहीं पे मिलो, हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ हेयोंग अपने घर से चुपके से निकल के भाग जा रही होती है जब मिन की असिस्टेंट उसे पकड़ लेती है और एक गाड़ी में बंद कर देती है। हेयोंग जिस गाड़ी में होती है उस गाड़ी का पीछा एक बाइक वाला कर रहा होता है और थोड़ी देर में बाइक वाला इस गाड़ी को ओवरटेक करके इस गाड़ी को रोक लेता है। मिन के गुंडे गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाइक वाला इन सारे गुंडों की पिटाई कर देता है और हेयोंग वहाँ से भागकर जाने ही वाली होती है, लेकिन उतने में वहाँ पे मिन की असिस्टेंट आ जाती है। मिन की असिस्टेंट बाइक वाले की धुलाई करती है और हेयोंग को गाड़ी में बिठाकर फिर से कहीं लेके जाती है। सबके वहाँ से जाने के बाद बाइक वाला अपना हेलमेट उतारता है और ये और कोई नहीं होंग होता है। होंग टेहा को मैसेज करके बताता है कि कैसे हेयोंग को मिन के गुंडे लेकर चले गए हैं और उतने में दादाजी की पार्टी में मिन की असिस्टेंट और हेयोंग आ जाते हैं। मिन कहती है, ससुर जी, मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको एक बड़ा धमाकेदार बर्थडे गिफ्ट देने वाली हूँ, देखिए आपका बर्थडे गिफ्ट चल के आ रहा है। मिन कहती है कि इस औरत का नाम है हेयोंग और मिन दादाजी को टेहा की झूठी शादी का सच बताने ही वाली होती है, लेकिन उतने में टेमिन उठकर कहता है कि हाँ दादाजी, ये है हेयोंग, मेरी गर्लफ्रेंड। दादाजी खुश होकर पूछते हैं, अरे वाह टेमिन, क्या तुम भी शादी करने वाले हो? और मिन गुस्से से पागल हो रही होती है क्योंकि उसका प्लान एक और बार चौपट हो गया है। बाद में मिन टेमिन को जोर से थप्पड़ लगाते हुए पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो टेमिन हंसते हुए कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं कौन सी साइड से खेलने वाला हूँ, ये मैंने डिसाइड नहीं किया है। अगर तुम्हें टेहा को खत्म करना है तो तुम्हें और अच्छा प्लान बनाना होगा। और टेमिन वहाँ से चला जाता है। टेहा भी फिर बाद में टेमिन को पूछता है कि तुम्हें सच पता है, लेकिन फिर भी तुमने आज मेरी साइड क्यों ली, क्या इरादा है तुम्हारा? टेमिन कहता है कि मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा था, वैसे भी अब मैं एसएच कॉर्पोरेशन में काम करने ही वाला हूँ, तो टाइम पास के लिए मैं तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब छीन लूंगा। यहाँ योनवू दादाजी को उनका बर्थडे गिफ्ट देती है और दादाजी योनवू के गिफ्ट से इम्प्रेस हो जाते हैं, वो योनवू की कलाकारी से इम्प्रेस हो जाते हैं। योनवू फिर दादाजी को कहती है कि मुझे आपकी एक बात के लिए परमिशन चाहिए, क्या मैं आज रात के लिए आपके घर पे रुक सकती हूँ? और दादाजी हंसते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हें मेरे घर पे जितने दिन रुकना है उतने दिन तुम रुक सकती हो। और योनवू खुश हो जाती है क्योंकि इस घर में रुकना मतलब वो रात के 12 बजे सावोल से मिल सकती है। लेकिन टेहा इस बात से शॉक हो जाता है क्योंकि योनवू ने यह बात दादाजी से उसकी परमिशन के बिना पूछ ली है। योनवू और टेहा को उनका कमरा दिया जाता है और इस कमरे को बहुत रोमांटिकली सजाया गया होता है और योनवू कंफ्यूज होकर पूछती है कि ये कमरा ऐसा क्यों दिख रहा है। टेहा कहता है कि हमारी नई नई शादी हुई है इसलिए इस कमरे को सजाया है। और योनवू चिल्लाती है कि क्या इस कमरे को हमारी सुहागरात के लिए सजाया गया है, निकलो मेरे कमरे से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और टेहा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं मेरे दादाजी के घर पे सुहागरात मनाऊंगा? टेहा फिर धीरे धीरे योनवू की तरफ चल के जाता है उसके करीब जाने के लिए और योनवू घबराकर पीछे पीछे हटती है टेहा से दूर रहने के लिए और इस बीच योनवू बेड पे गिर जाती है। टेहा योनवू के और करीब जाता है और योनवू अपनी आंखें बंद करके पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? और टेहा कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो अपना नाइट सूट उठा रहा था बेड से।
टेहा फिर योनवू को कहता है कि तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, और टेहा होंग से मिलने जाता है। होंग टेहा को बताता है कि कैसे उसने हेयोंग को यूएस में भेज दिया है ताकि वो सेफ रहे, और होंग फिर टेहा को कहता है कि तुमने कुछ दिनों पहले मुझे योनवू पे रिसर्च करने के लिए कहा था, तो मुझे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट तुम्हें ही पढ़ना चाहिए। और टेहा फिर एक डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू कर देता है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। यहाँ योनवू को नींद लग जाती है और उसे सपने में वो कुआं दिखता है जिसमें वो डूब रही थी, और इस सपने में उसे एक बटरफ्लाई दिखती है। योनवू को जिस इंसान ने कुएं में फेंका उसे भी योनवू अपने सपने में देख लेती है, और उसे रियलाइज होता है कि ये इंसान उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उतने में योनवू अपने नींद से उठ जाती है। रात के 12 बजने वाले होते हैं, इसलिए योनवू घर से बाहर आ जाती है ताकि वो सावोल से मिल पाए, और जैसे ही योनवू घर से बाहर आ जाती है वैसे ही बहुत तेजी से हवा शुरू हो जाती है। योनवू को इस बीच एक बटरफ्लाई दिखाई देती है, और ये वही बटरफ्लाई होती है जो उसे सपने में दिखी थी, और योनवू इस बटरफ्लाई का पीछा कर रही होती है जब उसे दिखती है ग्रीन आइज वाली औरत। इस ग्रीन आइज वाली औरत का नाम है चॉन, और इसे हमने पहले के भी एपिसोड्स में देखा है। और योनवू उसे जब पहचान लेती है तो वो उसे पूछती है कि चॉन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। चॉन कुछ जवाब नहीं देती और जंगल में चली जाती है, और योनवू भी उसका पीछा करती है। यहाँ टेहा वापस कमरे में आ जाता है, लेकिन योनवू गायब होती है, और टेहा योनवू को कॉल करने की कोशिश तो करता है, लेकिन योनवू का फोन अनरीचेबल होता है। टेहा होंग को कॉल करके ये सिचुएशन बताता है, तो होंग कहता है कि मैंने योनवू के फोन में एक लोकेशन ट्रैकर डाल के रखा है, रुको मैं वहाँ पे आता हूँ और हम मिलकर उसे ढूंढेंगे। होंग और टेहा योनवू को ढूंढते हुए जंगल तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक लोकेशन ट्रैकर भी बंद हो जाता है, और होंग और टेहा फिर अलग अलग डायरेक्शंस में योनवू को ढूंढना शुरू करते हैं। यहाँ पर फिर हमें पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टेहा होंग ने दिया हुआ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है, और इस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि जेवोन नाम का एक स्कॉलर जो 19वीं सदी में रहता था, वो बहुत स्मार्ट था और वो राजा के लिए काम करता था। जेवोन हान्यांग गांव से था और उसकी सिर्फ एक बेटी थी जिसका नाम है योनवू। ये डॉक्यूमेंट पढ़ के टेहा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों से योनवू जो बातें कह रही थी वो पागलपन नहीं था, वो सारी सच बातें थी। योनवू सच में 19वीं सदी से 2023 में आ गई है। यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि योनवू बटरफ्लाई और चॉन का पीछा करते हुए किसी अजीब श्राइन तक पहुंच गई है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि योनवू का पीछा इस जंगल में कोई और भी कर रहा है, और इस इंसान की इंटेंशंस अच्छे नहीं है। योनवू एक स्लोपी एरिया पे खड़ी होती है, और ये छुपा हुआ इंसान जल्दी से ग्लव्स पहन लेता है ताकि वो योनवू को यहाँ से धक्का मार सके और खत्म कर दे, लेकिन उतने में वहाँ पे टेहा आ जाता है। यहाँ मिन मीदाम से मिलने आती है, जिसके साथ एसएच कॉर्पोरेशन मिलकर काम करने वाला है, और हमें यहाँ पर मीदाम का चेहरा दिखाया जाता है। मीदाम और कोई नहीं योनवू की मम्मी होती है, जो 2023 साल में फैशन ब्रांड चला रही है ट्रेडिशनल कपड़ों का। यहाँ टेहा योनवू की तरफ दौड़ के आ रहा होता है, इसलिए छुपे हुए इंसान का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता, लेकिन अचानक से टाइम रुक जाता है। हवा जो इतनी तेजी से चल रही थी वो रुक जाती है, पेड़ जो हिल रहे थे वो रुक जाते हैं, योनवू, टेहा, पूरी दुनिया रुक जाती है, लेकिन सिर्फ बटरफ्लाई यानी चॉन नहीं रुकती। जैसे ही टाइम शुरू हो जाता है वैसे ही टेहा जल्दी से जाकर योनवू को पकड़ तो लेता है, लेकिन दोनों भी स्लोपी एरिया से नीचे गिर जाते हैं, और यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।